इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को पढ़ा जाए किस तरीके से। जब हम सिविल सर्विस में बैठ रहे हैं तो बहुत ध्यान मुझे लगता है कि टॉपिक कौन सा चुनाव किया जाए कि इस टॉपिक का, और सारे टॉपिक इतिहास में एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, तो चीज़ जुड़ा होता है। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य मराठा साम्राज्य में इसकी जो शुरुआत शिवाजी से हम करेंगे। हमने शिवाजी का थोड़ा सा आपको बताया था, जब औरंगजेब का काल था तब हमने शिवाजी के बारे में चर्चा की थी कि औरंगजेब ने अपने एक राजा जय सिंह उनको भेजा था शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन आप शिवाजी की जीवनी, उससे क्वेश्चन आता है हमेशा। यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि कौन सा टॉपिक छोड़ा जाए, कौन सा पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, 1.5 घंटे में खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी देखा जाता है, क्योंकि जीवन परिचय से जरूर क्वेश्चन आता है शिवाजी का। तो शिवाजी का जन्म हुआ था एक किले में, कई बार 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। इनके पिताजी का नाम था सायजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, इनके 2 गुरु थे, एक धार्मिक गुरु थे, एक संरक्षक थे। ठीक है, एक उनके संरक्षक के रूप में जो गुरु थे वो थे दादा कौंडदेव, और दूसरा इनके धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु थे रामदास। ये इनके गुरु थे। शिवाजी के जो पिताजी थे वो बीजापुर राज्य में लिखा पढ़ी का काम करते थे, सायजी भोसले। ठीक है, बीजापुर से ये मैप जगह है, ये दक्षिण में मराठा राज्य है, इसके दक्षिण में बीजापुर राज्य था। ठीक है, इसके दक्षिण में बीजापुर राज्य था। उस समय मुगल शासक बीजापुर और गोलकुंडा दोनों राज्यों से अपना क्या कहते हैं संघर्ष कर रहे थे। मुगल लोग उसको जीतने के लिए, जहांगीर के ही समय से दक्षिण भारत में मुगल उनको जीतने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब औरंगजेब राजा बनता है तभी वो 2 राज्य जीत लिए जाते हैं। तो शिवाजी भी बीजापुर पर उनकी जो शुरुआती आक्रमण, उन्होंने शुरू से ही ये योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे, और बीजापुर राज्य पर आक्रमण करके उन्होंने कुछ किले को जीत लिया। जब हम कहते हैं किले जीत लिया तो उस किले का क्रम भी पूछता है इतिहास में कि कौन सा किला उन्होंने पहले जीता। कुछ किले बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उस समय बीजापुर इस समय कर्नाटक राज्य में, और बीजापुर की लड़ाई मुगल शासक से हो रही थी, और बीजापुर पे ही मराठा शिवाजी भी आक्रमण करने के लिए थे। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। जैसे दक्षिण भारत जब पढ़ा रहे थे हम, तो वैसे ही कर्नाटक में कौन लड़ रहा था, अंग्रेज, फ्रांसीसी और निजाम, तीनों लोग लड़ रहे थे। वैसे ही दक्षिण में इस समय मराठा, मुगल और बीजापुर शासक, ये तीनों आपस में भिड़ रहे थे। तो बीजापुर में आक्रमण करके शिवाजी ने कुछ किलों को जीता। उस किले का हम क्रम दे रहे हैं आपको, जो किला उन्होंने जीता 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ की विजय। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ की विजय की। 1646 ईस्वी में तोरन की विजय की। 1646 ईस्वी में तोरन की विजय की। 1647 ईस्वी
कोंडाना किला जीता। कोंडाना का किला जीता 1647 ईस्वी। 1654 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर का किला जीता। 1654 ईस्वी पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला जीता 1654 ईस्वी में। नीलोजी नीलकंठ के पास पुरंदर का किला था। इसको 1654 ईस्वी में जीत लिया। 1656 ईस्वी में भी एक और इम्पोर्टेंट विजय हुई थी जाओ। तो मुगल शासक इस समय देखिए 1656 की विजय तक शाहजहां ही शासक थे। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं मुगल में औरंगजेब। तो औरंगजेब ये देखिए लिखा है, इसका क्रम पूछा जाता है। ऐसे क्रम लिखेंगे कि किसके किले के जीतने का क्रम क्या है, 1 2 3 4। तो ये किले पूछा जाता है जीतने का। तो शिवाजी 1656 तक, लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है तो औरंगजेब बीजापुर पे तो आक्रमण करता ही है, लेकिन औरंगजेब के सामने समस्या शिवाजी भी खड़ी करते हैं। इसीलिए औरंगजेब शिवाजी के खिलाफ अपने रिश्ते में के मामा रखते शाइस्ता खां को आक्रमण करने के लिए भेजता है शिवाजी के खिलाफ 1660 ईस्वी में। और 1660 ईस्वी में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा जाता है पूना में 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां ने आक्रमण किया और इस आक्रमण में शिवाजी के कुछ किले कब्जे कर लिए। कुछ किले कब्जे कर लिए। शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां पर रात्रि में आक्रमण कर दिया। इतिहास में इसको रात्रि अभियान भी कहते हैं। छुप के ये युद्ध प्रणाली गोरिल्ला युद्ध नीति उन्होंने अपनाई थी दक्षिण भारत में। मलिक अंबर, ठीक है, मलिक अंबर जो था उसने अहमदनगर का ये वजीर था। इससे गोरिल्ला युद्ध ये होता है छिपकर आक्रमण कर देना, यानी कोई जान ना पाए, आप धीरे से आक्रमण कर दीजिए। तो 1663 ईस्वी में पूना में रात्रि अभियान में शाइस्ता खां को पराजित करेंगे। और शाइस्ता खां पराजित हो गया। इसके बाद अब ये तो क्या कहते हैं पूना पे आक्रमण किया। इसके बाद अपने दक्षिण में जाते हुए शिवाजी ने सूरत पे आक्रमण कर दिया। सूरत उस समय मुगल काल का सबसे फेमस बंदरगाह था। फेमस सूरत उनकी आर्थिक राजधानी थी। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वैसे ही उस समय सूरत। और उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। 1664 ईस्वी में सूरत की जब सूरत की टूट कर दी तो औरंगजेब ने अपने एक बहुत ही खास मित्र राजा जय सिंह को सूरत क्या कहते हैं इनके खिलाफ भेजा। और राजा जय सिंह ने क्या किया, शिवाजी के आक्रमण करने से पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने सहयोग में ले लिया। इस सहयोग का ये फायदा हुआ कि शिवाजी चारों तरफ से घिर गए और उनको
और शिवाजी के बीच में ये संधि होती है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने जीते हुए किलों में से 23 किले दे देने पड़ते, 23 किले मुगलों को दे देने पड़ते, 23 किले मुगलों को देने पड़ते हैं, प्लस मुगलों का आधिक्य स्वीकार कर लेते हैं। तीसरी संधि की 5000 मनसबदार के रूप में अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ता है। इनके लड़के का नाम रहता है संभाजी, उसको 5000 का मनसब का पद मिलता है मुगल राजा के द्वारा और इसको दरबार में भेजना पड़ता है। तो ये संधि होती है। इस संधि के बाद शिवाजी भी जाते हैं, जय सिंह के आश्वासन से, और जय सिंह ये मध्यस्थता करते हैं। शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा जाता है, लेकिन जब राज दरबार लगता है तो शिवाजी को भी 5000 के मनसब की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। शिवाजी इसको अपना अपमान समझते हैं। राजा होते हुए उनको जब 5000 का मनसब की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है तो शिवाजी अपना अपमान समझते हैं और अपने एक हम शकल जिसका नाम था हीरो जी पद, उसको एक मिठाई की मतलब वहीं पे लिटा कर अपने जगह और खुद मिठाई की टोकरी बैठकर बाहर चले जाते हैं और धीरे धीरे अपनी जो पुराने किले वो हारे थे फिर जीतते हैं। और इस बार वो औरंगजेब उनको लास्ट तक पकड़ नहीं पाता है और शिवाजी इसके बाद उन्होंने अपना राजअभिषेक चुना करवाया। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राजअभिषेक होता है रायगढ़ में। 1674 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं और अपना राजअभिषेक करते हैं। ईस्वी में अपना राजअभिषेक, आप बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग अलग बैठिएगा। तो देखिए शिवाजी औरंगजेब से मतलब जब बाहर चले जाते हैं तो रायगढ़ में वो अपनी राजधानी बनाते हैं दोबारा और वहां पर अपना राजअभिषेक दोबारा राजअभिषेक करते हैं। शिवाजी की अंतिम विजय थी, अंतिम किले की जो विजय थी वो जिंजी की विजय थी। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी अंतिम विजय की, अपनी अंतिम विजय की थी जिंजी की। ये अंतिम विजय थी शिवाजी की, जिंजी की विजय। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के जीवन काल में उनकी जीवनी से ज़्यादा उनका प्रशासन बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवाजी जब राजा थे तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए 8 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इतिहास में उसको अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता है। अष्टप्रधान ये 8 अधिकारियों का समूह है। अष्टप्रधान यानी 8 लोग होते थे जो शिवाजी को सहायता देते थे। ये 8 लोग कौन थे? पहले में थे पेशवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले थे पेशवा, दूसरे थे अमार या मजबूर आधार,
तीसरे पे थे मंत्री या वाकिया नवीस। मंत्री या वाकिया नवीस। चौथे पे थे सचिव, उनको शुरू नवीस कहा जाता है। पांचवा सेनापति या सदैव सेनापति। छठवां न्यायाधीश। सातवां सुमन। आठवां पंडित। ये 8 लोग थे शिवाजी के अष्टप्रधान। देखिए पेशवा ये प्रधानमंत्री, यानी राजा के बाद ही पेशवा होता था। पेशवा राजा के बाद पेशवा का पद होता था। अमात यानी आज के जैसे वित्त मंत्री होते हैं, आय व्यय लिखने वाले, ठीक है। मंत्री या वाकिया नवीस ये राजा के दैनिक कार्यों को लिखते थे, यानी राजा का जो रोज का कार्य होता था उसको लिखने वाले थे। राजा के दैनिक कार्यों को लिखबद्ध करते थे। सचिव ये पत्राचार से संबंधित। सेनापति सेना का प्रधान। न्यायाधीश ये तो न्याय के होते थे। सुमन ये विदेश विभाग था। ये पंडित राव धार्मिक मामले के अध्यक्ष। ये इस प्रकार देखिए, ये 8 मंत्री थे। ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन से जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट। शिवाजी ने अपने प्रांत को बांटा था, इनके भी प्रांत बटे थे। जैसे मुगल काल में बटा था, केंद्र को प्रांत में बांटा गया था, प्रांत को फिर सरकार में बांटा गया था, सरकार को फिर परगने में। ऐसे ही इनको भी प्रांत, इनका देखिए कैसे बटा था। प्रांत, प्रांत के बाद महल, केंद्र के बाद प्रांत में बटा था। प्रांत, प्रांत के बाद महल, महल के बाद तर्क, प्रांत के बाद महल, महल के बाद तर्क बांटा गया था। और तर्क के नीचे सबसे नीचे होता था गांव। सबसे नीचे होता था गांव। प्रांत महल, केंद्र, केंद्र मतलब जहां पे राजा गद्दी पर, जैसे पूना या सतारा में ये लोग रहते थे, तो ये केंद्र था। आप जब भी बांटेंगे, जैसे आप राजा कहाँ बैठता था? केंद्र में, ठीक है। तो केंद्र को पहले क्या बांटेंगे? प्रांत में। तो प्रांत के बाद फिर उसकी छोटी इकाई महल, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत में केंद्र है, केंद्र के बाद राज बैठता है ना, केंद्र में बैठता है। वैसे ही शिवाजी केंद्र में थे और केंद्र के बाद प्रांत में बटा, प्रांत के बाद क्या बटा? महल में, महल के बाद तर्क में, और तर्क के बाद गांव में। तो अभी हमने देखिए एक क्वेश्चन पूछा था ना, अभी आपने से पूछा था कि इसका आरोही क्रम लिखिए। तो आपने परगना, परगना के बाद सरकार, और सरकार के बाद सूबा,
को आए, यानी नीचे। और आपसे पूछ लेगा कि आरोही, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कर्म से महल, महल से कर्म है। अवरोही मतलब जैसे प्रशासन, प्रशासन, देखिए इसको प्रशासन कहते हैं। एक राजा राज करेगा तो राजा, जैसे मकान होता है, मकान कमरे में डिवीजन होते हैं। एक फादर है अपने बच्चों को कमरे में डिवीजन करेगा ना, ठीक है, छोटा छोटा। तो जैसे एक राज होता है, राजा तो बैठा है दिल्ली में, लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या है तो उसका प्रशासनिक डिवीजन होता है, बांटा जाता है। आज भी तो बटा है। आप उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपका उत्तर है कि आप भारत में भी रहते हैं, आप राज्य में भी रहते हैं, आप जिले में भी रहते हैं। अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप गांव में रहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बटी हुई है ना। आप कोई पूछेगा तो गांव का नाम बताना पड़ेगा, कहीं पूछेंगे तो जिला बताना पड़ेगा, कहीं पूछेंगे तो राज्य, और कहीं विदेश में गए तो अपना देश का नाम बताना है कि नहीं। तब वहाँ गाँव कहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। वैसे ही ये डिवीजन होता है, इसको कहते हैं प्रशासन। एक राजा कैसे प्रशासन करता था। अब ये तो मान लीजिए बांट दिया, लेकिन राजा की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? साधन। आज का अभी भी है वही चीज, आय। पैसा कहाँ से मिलेगा राजा? तो शिवाजी को अब हम पढ़ेंगे उनकी आय, इनकम ऑफ सोर्स। जैसे मुगल राज में आय का साधन क्या था? भूमिकर, भूमिकर यानी भू राजस्व में भूमिकर। तो वैसे ही शिवाजी का भी पढ़ना है कि शिवाजी का आय का साधन क्या था? भू राजस्व कर व्यवस्था। तो शिवाजी की देखिए भू राजस्व कर व्यवस्था, इन्होंने दक्षिण भारत के एक वजीर से अपनी भू राजस्व व्यवस्था की पूरी से पूरी उसी तरीके से की थी। ये क्वेश्चन कई बार आया। मलिक अंबर भू राजस्व व्यवस्था, मलिक अंबर के अनुसार अपनी भू राजस्व व्यवस्था का प्रचलन किया था। ये मलिक अंबर अहमदनगर का एक वजीर था और ये विदेश से आया था। हमने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? इसी ने दिया था, मलिक अंबर ने। लेकिन इसका एक और नाम था, अबू सईद। सॉरी अरे इसने नहीं दिया था। समझ गया, मीर जुमला नहीं दिया था, मीर जुमला नहीं दिया था। दक्षिण भारत में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। एक मीर जुमला था वहाँ का, गोलकुंडा का, उसने दिया था, उसका नाम। लेकिन ये मलिक अंबर जो था ये भू राजस्व व्यवस्था का था, उसने किया था। तो ये भू राजस्व व्यवस्था में भी इनके आय का प्रमुख साधन भूमिकर था, भूमिकर था। और भूमिकर ये 40% लेते थे, यानी 2/5वां हिस्सा। बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिकर जो व्यवस्था थी इनकी, और शिवाजी की भूमिकर व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, यानी सीधे किसान से टैक्स लेते थे। इनकी भूमि राजस्व व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। सीधे किसान से कर लेते थे, सीधे सीधे। इन्होंने भी भूमि की माप कराई थी और एक पैमाना भी था, ठीक है। देखिए उस पैमाना को जरीब कहते हैं जी। वो प्रणाली थी, पैमाना था ना कि कर। पैमाना जरीब या काठी, या काठी कहते थे। इनके यहाँ एक पैमाना था जो अकबर के समय में चलता था, जरीब, या इसको इनके समय में काठी भी कहा जाता। काठी भी कहा जाता था। शिवाजी है पैमाना, ये क्या कहते हैं? ये जरीब जो होता था
ये नापा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अभी भी उसका प्रयोग करते हैं जरीब का। जो लेखपाल लोग रहते हैं वो खेत का जो नापते हैं वो 2 डंडे में जंजीर बनी रहती है। वो अकबर के समय से अभी भी चली। अकबर क्या, शेरशाह के समय से चली आ रही है। शेरशाह के समय से जब खेत का बंटवारा होता है, चकबंदी होती है गाँव में, तो उसको मापा लेखपाल लोग जाके नापते हैं। आज भी उस जरीब का प्रयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है। जरीब का प्रयोग आज भी किया जाता है। ये राजस्व की किताब में आज भी लिखा है। तो जरीब क्या है, एक पैमाना है नापने का। जैसे आप लोग स्केल काफी में यूज होता है, तो वैसे ही जरीब कहाँ यूज होता है, जमीन। अब पूछा जाएगा जरीब किसने शुरुआत की, शेरशाह शुरू की, ठीक है। लेकिन इनके समय में उसी को काठी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, काठी, काठी कहा जाएगा। अभी भी फीते से भी नापा जाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, तहसील में वास्तव में पुराना आंकड़ा जरीब वो भी लिया जाता है, जरीब से भी लिया जाता है। तो इसके अलावा ये तो भूमिगत का प्रमुख साधन था। लेकिन शिवाजी एक ऐसे राजा थे कि जो 2 प्रमुख कर इतिहास में वो लेते थे, कोई राजा नहीं लेता था, और वो था चौथ और सफेद। चौथ क्यों लेते थे, चौथ वो आसपास के जो आक्रमण होते थे उनसे बचाने के लिए। तो जो मतलब जो राज्यों पर उनसे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब बचाने के लिए, जो आक्रमण होते थे उसकी सुरक्षा के लिए, मतलब उन्हीं से लेते थे। लेकिन कहाँ पे लेते थे, अपने राज्य में लेते थे कि पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। देखिए ये आया है ऑप्शन में, ये अपने राज्यों की जनसंख्या से नहीं लेते थे, पड़ोसी राज्यों की रक्षा करने के लिए, पड़ोसी राज्य की रक्षा करने के लिए वो 1/4 हिस्सा लिए देते थे, ठीक है। 1/4 हिस्सा लिए, 1/4 हिस्सा लेते थे चौथ के, और सरदेश मुक्ति लेते थे 1/10वां हिस्सा। सरदेश मुक्ति का मतलब होता है जमींदार। ये भी पड़ोसी ही राज्य से लिया जाता था उनकी रक्षा के लिए, पड़ोसी ही राज्य से। सरदेश मुक्ति ये जमींदार होने के नाते 1/10वां हिस्सा लेते थे पड़ोसी राज्य से। सर दोनों पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए ही लिए जाते थे, तो फिर अलग अलग नाम मतलब देखिए सरदेश मुक्ति जमींदार होने के नाते लेते थे, इसीलिए बता रहे हैं सरदेश मुक्ति जमींदार होने के नाते वो अपने को जमींदार, इसका एक डिफरेंस अंतर है। वो जमींदार होने के नाते अपना हक जमाते थे पड़ोसी राज्यों से, तो उसके रूप में 1/10वां हिस्सा लेते थे सरदेश में। इनकी सेना भी थी उस समय। देखिए उस समय हमेशा सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था घुड़सवार, जिसे अश्व सेना भी कहते थे। इस अश्व सेना को सेना को पागा भी कहा जाता था, पागा। अश्व सेना को क्या कहा जाता था, पागा। 2 प्रकार के अश्व सैनिक होते थे, एक वर्गीय अश्व सैनिक, और दूसरा होते थे सिरेदार। वर्गीय होते थे उनको राज्य की तरफ से अस्त्र और शस्त्र दिए जाते थे, यानी उनका खर्चा जो था वो राज्य देता था वर्गीय को। और सिलेदार को सैनिक थे, उनको स्वयं व्यवस्था करनी। वर्गीय को जो है राजा देता था, यानी केंद्र शिवाजी देते थे वर्गीय को। युद्ध में हमले के लिए उनको जो भी हथियार होता
और दूसरा कौन था? सिरेदार। सिरेदार को वो नहीं देते थे। सिरेदार को वास्तव में कौन देता था? अभी हमने बताया प्रांत। प्रांत के जो राजा थे, सूबेदार को वो व्यवस्था करते, यानी उनका दूसरे को व्यवस्था करते। केंद्र देता था बरगीर के सैन्य को और सिरेदार को स्वयं देना होता था। तो इसमें भी इनकी भी ये जो सेना थी वो भी एक गठन था। जैसे आज गठन होता है ना, हवलदार, हवलदार से ऊपर एसआई, एसआई से ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से ऊपर सीओ, सीओ से ऊपर एडिशनल एसपी, एसपी, वैसे ही सेना भी क्या कहते हैं विभाजित। कैसे विभाजित थी? 25 घुड़सवार सैनिक अगर होते थे, उसके ऊपर एक हवलदार का पद होता था। हवलदार का पद होता था, ठीक है। मतलब 25 घुड़सवारों के ऊपर हवलदार। अब हवलदार से ऊपर 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार, जुमलादार हवलदार से बड़ा, ठीक है। और 10 जुमलादार के ऊपर हजारी, हजारी का पद, और 5 एक हजारी के ऊपर सबसे बड़ा पद था 5 हजारी। घोड़ा में सबसे बड़ा पद था 5 हजारी। 5 एक हजारी के ऊपर किस प्रकार ये हटा हुआ। हवलदार, हवलदार के ऊपर जुमलादार, जुमलादार के ऊपर हजारी, हजारी के ऊपर 5 हजारी, ठीक है। ये जी बताइए सर, इसे आर्मी में यूज होता है। हाँ हाँ, आर्मी में कैसे पता नहीं बता दीजिए। कैसे होता है आप? आर्मी सर होता है कि उसको टीचर होता है, उसको करना जाता है, सीयू के बाद कैसे होता है सेना का, क्योंकि पूरा तो हमको उनका डिटेल सेना का नहीं मालूम, थोड़ा बहुत जानकारी है उसके बारे में, ठीक है। उसमें तो देखिए ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल होते हैं, उसमें देखिए वायुसेना, थल सेना और जल सेना का अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अगर आप देखिए तो थल सेना में जनरल होता है, ठीक है। फिर जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके नीचे साथ ब्रिगेडियर होता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही होता है मेजर। देखिए ऐसी तरह डिवीजन है, तो उस तरह ये डिवीजन था। ऐसे ये तो देखिए घुड़सवारी, पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं पैदल सेना, पैदल सेना को पाइक कहा जाता है। जो पैदल सैनिक होते थे उसको पाइक कहा जाता था। पैदल सेना का भी डिवीजन किया गया था। 9 सैनिकों के ऊपर नायक होता था। 9 सैनिक के ऊपर नायक होता था और 10 नायक के ऊपर हवलदार होता था। 10 नायक के ऊपर हवलदार का पद होता था और 3 हवलदार के ऊपर जुमलादार। 3 हवलदार के ऊपर जो पद होता था वो होता था जुमलादार का पद होता था और 10 जुमलादार एक हजारी और इसमें 1 हजारी के ऊपर 7 हजारी। जहां देखिए यहाँ इसका सबसे छोटा पद नायक हो गया और
और इसका सबसे छोटा पर क्या हुआ? हवलदार। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया है, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इसमें। ये सेना यानी पैदल सेना और उसका डिवीजन था, ये बटा हुआ। अब देखिए शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी ने कई विवाह किए थे। शिवाजी के एक लड़के का नाम था संभाजी और एक लड़के का नाम था राजा राम। तो आपस में वो लोग युद्ध लड़, मतलब ये मतभेद था कि कौन राजा बने, लेकिन संभाजी ने अंत में गद्दी प्राप्त की और स्वयं शासक बन बैठा। संभाजी शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठा। संभाजी शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठा। संभाजी ने क्या किया कि रायगढ़ को ही राजधानी बनाया। रायगढ़ को राजधानी बनाया। अभी तो हमने आपको यानी 8 अधिकारियों का जो पद लिखा था, इसने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। अष्टप्रधान के पद को समाप्त कर दिया। अष्टप्रधान के पद को इसने समाप्त कर दिया। इसी समय एक घटना घटती है। औरंगजेब का एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है शहजादा अकबर। वो अपने पिता से विद्रोह कर देता है और भागकर वो जाता है, संभाजी से मिल जाता है पाली नामक स्थान। पाली नामक स्थान पर संभाजी अकबर से मिलता है और अकबर की सहायता कर देता है। शहजादा अकबर की सहायता कर देता है। इससे औरंगजेब बहुत क्रोधित हो जाता है, अपने एक सेनापति को भेजता है। अकबर तो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके सेनापति जिसका नाम था मुकर्रम खां, उसने संभाजी को पकड़ लिया। संभाजी को पकड़ लिया और अंत में औरंगजेब ने, ऐसा कहा जाता है, जजिया कर स्वीकार करने को जो कहता है तो वो स्वीकार नहीं करता है। दूसरा ऐसा माना जाता है कि धर्मांतरण के लिए कहता है, वो मना कर देता है। इसलिए संभाजी की बड़ी बेदर्दी से औरंगजेब ने हत्या करवा दी। तो इसके बाद जो है संभाजी की हत्या हो जाती है। संभाजी की हत्या के बाद संभाजी का एक लड़का रहता है साहू, उसको कैद कर लेते हैं। साहू और साहू की माता केशुबाई, इन दोनों को औरंगजेब ने कैद कर दिया। संभाजी की हत्या कर दी और संभाजी के लड़के साहू एवं केशुबाई को कैद कर दिया। इधर राजा राम जो इसका सौतेला भाई रहता है, शिवाजी का एक लड़का रहता है, वो धरती पर बैठ जाता है। राजा राम का राज अभिषेक होता है, कहाँ पे होता है? रायगढ़ में, ठीक है। लेकिन राजा राम को मुगल सैनिक आक्रमण करके एक किले में बंद कर देते हैं। 8 साल तक वो उसी किले में बंद रहता है, जिंजी का किला। ये देखिए एक बार क्वेश्चन आ चुका है। मुगल सैनिक आक्रमण करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और जिंजी के किले में बंद कर देते हैं। राजा राम को बंद कर देते हैं। ठीक है, राजा
ये था। तो राजा राम जब तक किले में बंद था, उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने लड़के के संरक्षण में शासन किया। ताराबाई भी एक शासिका थी। लेकिन जब औरंगजेब मर जाता है तो औरंगजेब के लड़के रहते हैं ना, औरंगजेब, तो औरंगजेब का एक लड़का रहता है आजम शाह। आजम शाह ने क्या किया, शाहू को कैद से छोड़ दिया। शाहू को और उसकी माँ, क्या नाम है, ऐशुबाई, इसको छोड़ दिया। अब जब कैद से छोड़ दिया तो यहीं से झगड़ा होता है इन दोनों के बीच, शाहू और इसकी चाची ताराबाई के बीच में ये युद्ध होता है। इधर शाहू जो है अपना राज्याभिषेक कराता है सतारा में शाहू का राज्याभिषेक होता है। इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है शाहू की सेना और ताराबाई की सेना के बीच में, और ये युद्ध होता है 1707 ईस्वी में। ये खेड़ का युद्ध, 1707 ईस्वी खेड़ का युद्ध। इस युद्ध में ताराबाई की सेना पराजित हो जाती है। ताराबाई की सेना पराजित हो जाती है। खेड़ का युद्ध 1707 ईस्वी। और शाहू क्या है, सर्वे सर्वा राजा बन जाता है। देखिए, शाहू संभाजी का लड़का रहता है। अब शाहू को गद्दी मिल जाती है। यहीं पे अभी हमने जब इसके पहले लिखा था कि अष्टप्रधान का पद बनाया गया था, पेशवा था। यहीं पे एंट्री होती है फिर एक नए पद, पेशवा, यानी शाहू एक व्यक्ति को नए सिरे से एक पद देता है 1713 ईस्वी में, और उसको पद बनाता है बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद देता है। अब एक शाहू का शासन था। शाहू के शासनकाल में 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद देता है। बालाजी विश्वनाथ देखिए, शाहू के ही समय में अब पेशवा ने पहली बार दिल्ली में हस्तक्षेप करना शुरू किया। हमको बताया कि तो दिल्ली में मुगल वंश में उस समय भरतसिंह जब राजा था, तो दो भाई थे जो राजा बनाने वाले, उनका क्या नाम था, सैयद बंधु। तो सैयद बंधु, देखिए याद है कई लोग, सैयद बंधु में के दो भाई थे। कौन कौन से? एक तो सर अब्दुल हसन और एक सर अब्दुल्ला खान। दो भाई थे। इन दो भाइयों में से एक भाई से समझौता होता है शाहू का। तो समझौता होता है कि दिल्ली में एक राजा बैठा हुआ था मुगल, भरतसिंह को अलग कर देना है, उनको हटा देना है, और उसके बदले में इसको क्या कहते हैं, मराठा के राजा को चौथ देना है। चौथ और संदेश मुखी, ये दोनों देना है। ये दोनों एक साथ वो लोग लेते थे। एक तो जमींदार होने के नाते लेते थे, और दूसरा जो है आक्रमण करने की रक्षा के लिए लेते थे। तो ये समझौता होता है, इसको दिल्ली की संधि कहते हैं। पहली बार मराठा लोग दिल्ली में जाके दिल्ली के ही शासक से एक संधि में हस्ताक्षर करवा लेते हैं, और दिल्ली से ही मराठा और चौथ वसूल लेते हैं। और ये संधि होती है शाहू के काल में। लेकिन ये सारा जो किया है विश्वनाथ ने, बालाजी विश्वनाथ ने। तो ये संधि में का श्रेय जाता है
समझौता कराया था ये दोनों ने, और इस पे सिग्नेचर हुआ था जो राजा बनना था, और उसे तो हटा दिया गया और सिग्नेचर किया हुआ राजा रफी उत्तरजाम ने। इसको इतिहास में 1719 की दिल्ली की संधि है। इस संधि से क्या हुआ, मराठों को चौथ एवं संदेश पूर्ति 6 प्रांत, दक्षिण के 6 प्रांत, में मिल गए। मिल गया 6 सूबों में इनको संदेश पूर्ति मिल गया है। पहली बार मराठों ने दिल्ली में एक मुगल शासक के हस्तक्षेप करके ये संधि कर दी। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का जो पद है वो अनुवांशिक हो जाता है, और बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका लड़का बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठता है, और ये 1720 से 1740। देखिए साहब का जो काल है 1760 से 1750। इसके बाद दूसरे पेशवा आते हैं बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम देखिए, जब मोहम्मद शाह राजा था तो एक व्यक्ति ने एक नए राज्य की दक्षिण में स्थापना की, हैदराबाद राज्य। किसने की? निजामुल मुल्क। तो ये दक्षिण भारत था, वहीं से ये लोग चौथ लेते थे। कौन लेता था? मराठे लेते। तो इनकी लड़ाई अब निजाम से होने लगी। अब सीधे निजाम से, क्योंकि ये एक नया राज्य ऑटोनॉमस हो गया। अभी तक मुगल से ये चौथ लेते थे, अब इनके में बाधा बन गया निजाम का राज। यानी कौन? चिंतुलिच खान, निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क भी उसको कहते हैं। तो 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को एक युद्ध में पराजित कर दिया, और एक संधि ली मुंशी शिवा गांव से 1728 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है 1728 ईस्वी। हाल के युद्ध में निजाम की पराजय हुई। निजाम की पराजय हुई, और इसी में एक संधि हुई जिसका संधि का नाम है मुंशी शिवा गांव की संधि। मुंशी शिवा गांव की ये संधि होती है। इस संधि में दरअसल दक्षिण भारत में जो 6 प्रांतों में मिलना था, जब निजाम था तो उसने देना बंद कर दिया, इसलिए फिर से ये 6 प्रांतों में मिलने लगा। ठीक है, 6 प्रांत में चौथ और संदेश बुद्धि पे मिल गया। ईस्वी में बाजीराव प्रथम दिल्ली जाता है, और दिल्ली में जाके वहाँ से लौट चला आता है। वो मुगल सेना को अपनी शक्ति दिखाता है मुगल शासक, और जाता है और मुगल शासक को भरोसा दिलाता है कि जब तक हम हैं। बाजीराव प्रथम ये पेशवा थे, और लौट आता है। 1738 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के काल में ये पेशवा ही थे, मतलब शाहू के काल में एक विजय होती है गुजरात की 1738 ईस्वी में गुजरात में।
1738 ईस्वी में एक संधि होती है, फिर निजाम को फिर भोपाल के निकट ये पराजित करते हैं। तो 1738 बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है। 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि, बाजीराव प्रथम एवं निजाम की, बाजीराव प्रथम एवं निजाम। इससे क्या होता है, संपूर्ण मालवा, जो इस समय का मध्य प्रदेश है, मालवा का क्षेत्र, संपूर्ण मालवा का क्षेत्र मराठों को मिलता है और नर्मदा एवं चंबल नदी के बीच का भी भाग मिल जाता है। नर्मदा एवं चंबल के बीच का भी भाग मिल जाता है। क्या 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि होती है। किससे संधि होती है? बाजीराव और कौन करता है? देखिए निजाम। ये संधि होती है मालवा आज का मध्य प्रदेश है, तो मालवा में इन्होंने पूरे मालवा का क्षेत्र उसने दे दिया, ठीक है। दूसरा, उसने दो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी और नर्मदा तो जीवन रेखा कही जाती है मध्य प्रदेश में। नर्मदा और चंबल के बीच का भाग भी ले दिया, पूरा भाग ले लिया। यानी एक तरीके से निजाम को इन्होंने अंतिम रूप से परास्त कर दिया। देखिए, मराठे इस समय मुगल से जीत रहे थे। आप ये हमेशा समझिए, अंग्रेजों ने जब मराठों से अंग्रेज लड़ते हैं तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा विजय मराठों से मिलती है, क्योंकि देखिए मराठे लोगों ने पूरा मालवा जीत लिया, महाराष्ट्र उनके पास बहुत हिस्सा था, कर्नाटक का कई हिस्सा वो जीते थे, इधर उन्होंने गुजरात की भी जीत ली, इन्होंने मालवा भी जीत लिया, मध्य प्रदेश भी जीत लिया मराठों लोगों ने। इसके बाद जब गद्दी पर बालाजी बाजीराव आता है तो वो संपूर्ण क्षेत्र को जीतता है, बहुत से क्षेत्र को जीत लेता है। तो अभी तक मराठे जो विजय कर रहे हैं मुगलों के अधीन जो राज, उनसे वो विजय कर रहे हैं। तो ये जो विजय का श्रेय है ये पेशवाओं का है। पहले बालाजी विश्वनाथ ने विजय की, अब इसके बाद बाजीराव प्रथम ने विजय की। बाजीराव प्रथम की कुछ विजय और इम्पोर्टेंट थी, वो हम आपको कल